नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। तो लाप्लास की जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है वो अद्वैतवादी जो संकल्पनाएं हैं यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है उसके अंतर्गत आती है। और इन संकल्पनाओं को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और इनके अनुसार ये माना गया है कि ग्रह जितने भी ग्रह हैं और हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति केवल एक ही तारे से हुई है। और इसको ये जो समस्या है कि किस तरह से एक ही तारे से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। और मोनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कास्ते द बफन, एमिनल कांट, लाप्लास, रॉश, लॉकियर आदि जो विद्वान हैं इनकी जो परिकल्पनाएं हैं वो मुख्य हैं। और इसमें जो फ्रांसीसी विद्वान है लाप्लास, उन्होंने 1796 में अपनी ये हाइपोथेसिस दी। और उन्होंने अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड में इसके बारे में डिटेल में लिखा। लाप्लास की जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है वो एमिनुएल कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस है उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और लाप्लास ने अपनी हाइपोथेसिस को प्रस्तुत करते टाइम ये ध्यान रखा कि वो कांट की जो आलोचनाएं थी उनका समाधान कर सकें या उनमें संशोधन करके उन्होंने अपनी ये परिकल्पना जो थी वो सामने रखी। कांट की जो परिकल्पना थी उसमें 3 जो मेन कमियां थी या दोष जो थे उनमें पहला था कि जो निहारिका थी वो शुरू में उन्होंने बोला कि वो नेबुला जो था वो गतिहीन था और बाद में उसमें टकराव के कारण ऊष्मा या हीट उत्पन्न हो गई। यानी उसके जो प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स उन्होंने बताए थे वो टकराने लगे और उनमें फिर हीट पैदा हुई। और दूसरा जो दोष था कांट की परिकल्पना का कि कणों के टकराव से उनमें गति या मूवमेंट शुरू हुआ। और तीसरी जो आलोचना थी वो कांट की ये हुई कि आकार में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे उन्होंने कहा कि नेबुला की जो स्पीड थी घूमने की वो भी बढ़ती गई। तो वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। लाप्लास ने ये जो तीनों कांट की परिकल्पना के जो दोष थे इनको दूर करते हुए उन्होंने स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी अजम्पशंस या कल्पनाएं उन्होंने मान ली और फिर अपनी जो थियरी थी अपनी जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। तो पहला जो दोष था कांट की परिकल्पना का उसके लिए उन्होंने पहले ही मान लिया कि पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका मौजूद थी। यानी वो पहले से ही उन्होंने उसको बता दिया कि वो गर्म या तप्त जो निहारिका पहले से ही वहाँ मौजूद थी। दूसरा उन्होंने ये माना कि ये निहारिका शुरू से ही गतिशील थी। और तीसरी जो कमी थी कांट की गैसियस हाइपोथेसिस की तो उन्होंने भी यहाँ उसमें सुधार करते हुए ये शुरू से मान लिया निहारिका लगातार ठंडी होती हुई या शीतल होती हुई आकार में सिकुड़ती गई। तो इस तरह से ये तीनों जो खुद के ही माने हुए उनके जो अजम्पशंस थे उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त नेबुला या महापिंड था जिसको लाप्लास ने निहारिका नाम दिया। और निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा जिसके कारण ये जो निहारिका थी इसका जो आउटर सरफेस था बहिर्भाग जो था वो ठंडा या शीतल होने लगा। और ये एक निहारिका का काल्पनिक चित्र है। और आगे लाप्लास ने पूरी अपनी परिकल्पना को समझाते हुए बताया कि निहारिका लगातार घूमते हुए ठंडी होने लगी और जब वो ठंडी हुई तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होने के से उसका जो आकार जो था यानी उसका जो साइज़ था उसका जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे कम होने लगा, उसमें ह्रास होने लगा। और
वॉल्यूम में कमी के कारण निहारिका की जो स्पीड थी, गति जो थी वो लगातार बढ़ने लगी। तो इस तरह से उन्होंने जो कांट की गैसियस थियरी थी, परिकल्पना थी, उसकी जो तीसरी गलती थी उसको भी उन्होंने दूर कर दिया। और अत्यधिक गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से निहारिका के जो मिडिल पार्ट था वहाँ वो भारहीन होने लगा, और वो जो मध्य भाग जो था वो बाहर की ओर उभरने लगा, और ऊपरी भाग लगातार ठंडा हो रहा था, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डेंस होने लगा। परंतु यह क्या हुआ, उसके साथ ही साथ जो उसके अंदर का निचला भाग जो था वो उसके साथ नहीं रोटेट कर पाया। तो इस तरह से जो ऊपरी भाग है वो लगातार ठंडा होने के कारण मध्य भाग से एक छल्ले के रूप में अलग होने लगा। और इन पिक्स में ये निहारिका की जो अलग अलग स्टेजेस रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला निकला, और बाद में वो ही छल्ला 9 अलग अलग छल्लों में विभाजित हो गया। जबकि कांट के अनुसार निहारिका से ही यानी नेबुला से ही उन्होंने 9 बार अलग अलग छल्ले निकले, और प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव ग्रंथि का रूप धारण किया, और आगे चलकर ठंडे होकर ठोस ग्रह बन गए। तो लाप्लास के अनुसार इस प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, और फिर यही जो सारी प्रोसेस थी फिर से हुई, तो ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, और जो नेबुला थी उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो सूर्य बना। और 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की निहारिका में कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, और उन्होंने ये बताया कि निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हुए, जबकि लाप्लास के अनुसार निहारिका का जो एक भारी छल्ला था उसके कई पतले छल्ले बाहर निकल आए। तो इस तरह से उन्होंने उसकी जो एक कमी थी उसको दूर किया, और प्रत्येक छल्ला जो था वो बाद में सॉलिडिफाई होके एक प्लेनेट बन गया। लाप्लास की जो परिकल्पना है उसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं। तो पहली जो इसकी आलोचना है वो ग्रहों के कोणीय आवेग को लेकर यानी एंगुलर मोमेंटम को लेकर है, क्योंकि सौर मंडल के जो विभिन्न ग्रह हैं उनका कोणीय आवेग जो प्रारंभ में मौलिक निहारिका में था वो भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से जो पदार्थ है वो निहारिका से अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य एवं उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा न होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग ग्रहों में तथा 2% भाग सूर्य में है। इस प्रकार यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। दूसरी इसकी जो आलोचना है वो ये है कि नेबुला से 9 ही रिंग्स क्यों निकली, 9 ही छल्ले क्यों निकले, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं। इसके साथ ही घनीभवन के कारण एक छल्ले का पदार्थ एक ही गोल पिंड के रूप में नहीं बदल सकता, बल्कि वो जो रिंग है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और एक ही छल्ले से कई छोटे छोटे ग्रह बनेंगे। तीसरा, निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्ले के निकलने का क्रम जारी रहेगा, और उस क्रिया में कोई अवकाश या स्टॉपेज नहीं आ सकता। फोर्थ जो है वो ये है कि निहारिका से अगर हम ग्रहों की उत्पत्ति माने तो वो प्रारंभ में द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु अगर हम उनकी द्रवित अवस्था की बात करें तो उनसे ग्रह निर्बाध रूप में यानी बिना किसी रुकावट के घूम नहीं पाएंगे, और विभिन्न जो उसके स्तर होंगे यानी द्रव के अलग अलग जो स्तर होंगे उनमें एक समान गति भी संभव नहीं हो पाएगी। पांचवा जो इसका दोष है वो ये है कि
सभी ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनको अपना जो पितृ ग्रह है उसी की दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन बाद में जो खोजें हुई उनके द्वारा सैटर्न और जुपिटर के जो सैटेलाइट हैं वो अपने पेरेंटल प्लेनेट के अपोजिट डायरेक्शन में भी घूमते पाए गए हैं। सिक्स्थ जो इसका दोष है या आलोचना है वो ये है कि अगर नेबुला जो है वो लिक्विड फॉर्म में थी तो उसके बीच में उभार होना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ता हो कि एक नवीन छल्ला पृथक होने वाला है, यानी एक नई रिंग निकलने वाली है। लेकिन अगर हम वर्तमान सूर्य को देखें तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। और सेवन्थ जो है पॉइंट वो ये है कि निहारिका आई कहाँ से, उसमें ऊष्मा एवं गति कैसे पैदा हो गई, इन प्रश्नों का उत्तर भी लाप्लास ने नहीं दिया। तो इस प्रकार से यह परिकल्पना मात्र कल्पना ही है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।